Hello dear aspirants, welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS, and today under current affairs section we are going to discuss about polity current affairs। और polity current affairs की चर्चा करते वक्त उससे रिलेटेड हम स्टैटिक पार्ट्स को भी पढ़ते जाएंगे जो कि हमारे करंट अफेयर सीरीज का यूएसपी होता है। हमेशा से जिन्होंने ही हमारे करंट अफेयर सीरीज का फ़ायदा उठाया होगा, हाल ही में कंडक्ट हुए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर प्री एग्जाम में उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा होगा, क्योंकि हम कभी भी किसी करंट अफेयर्स को केवल करंट अफेयर्स के नज़रिए से नहीं पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट्स को भी टच करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो आप भी ऐसा ही पढ़िए, कहीं से भी करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हो आपको ऐसा ही पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं ये जो पहला आप देख रहे हो राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स है, मैंने प्रोवाइड कराया था। इसी से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया था कि दलों का पंजीकरण किया जाता है किस अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इफ यू आर सीरियस अबाउट 67 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट, एंड इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ माय डियर फ्रेंड्स, तो उस लिंक को ज्वाइन करके वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पहला है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। ठीक है, देखिए ईसी के द्वारा अर्थात इलेक्शन कमीशन के द्वारा 5 राज्यों, जो कि जनवरी का न्यूज़ है, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में जो है विधानसभा चुनाव को लेकर 14 जनवरी 2012 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें हुआ क्या था कि देखिएगा कि कोविड के वजह से बहुत सारे दलों का पंजीकरण नहीं हो पाया था, तो पंजीकरण की अवधि जो है चुनाव आयोग ने 30 दिन से घटा के 7 दिन तक कर दिया था उस समय। इससे रिलेटेड अभी हालांकि ये न्यूज़ जो है रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पंजीकरण जो है किसी भी राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के प्रावधान के द्वारा जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस एक्ट के तहत, इसी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। माय डियर फ्रेंड, देखिए बहुत सारे इंग्लिश वाले शिकायत कर रहे हैं कि सर आप इंग्लिश में भी वीडियो को प्रोवाइड कराइए। तो देखिए, ये करंट अफेयर्स के लिए इंग्लिश कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, छोटे छोटे फैक्ट्स तथ्य होते हैं, थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच होता है, तो आप इजिली समझ सकते हो। ठीक है माय डियर फ्रेंड, चलिए अगला टॉपिक है लंबित मामले और लोक अदालत। वर्ष 2021 में आयोजित 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से कुल आपका ये 1,27,87,329 मामलों का निपटान किया गया। अब कितने मामलों का निपटान किया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बशर्ते यहाँ पे लोक अदालत जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पॉलिटी का भी पार्ट्स है और काफ़ी जो है ये सेंसिटिव एरिया है। यहाँ से यूपीएससी अर्थात जो आईएएस का एग्जाम देते हो या अन्य स्टेट पीसीएस का, उसमें ज़रूर पूछा जाता है। तो लोक अदालत के बारे में आपको जानना चाहिए। इसमें जो है समझौते के माध्यम से विवादों को सुलझाया जाता है। और विवादों की कैसी प्रकृति होती है, क्या हर एक तरीके का कोई मर्डर कर दिया तो क्या इस लोक अदालत में उसका विवाद सुलझाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। प्रकृति कैसे होती है? सिविल वाद होते हैं, ऐसे अपराध जिसमें समझौता वर्जित हो, और आपराधिक मामले। ठीक है, ये विवादों की प्रकृति होनी चाहिए जो लोक अदालतों में सुनी जाती है, और इसके फैसले के विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। जनरली यदि ये स्टेटमेंट आपके सामने थ्रो किया जाए और आपने ढंग से इसको रिवाइज नहीं किया होगा तो यहाँ पे गलत करने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो लोक अदालत के फैसले का जो है इसके विरुद्ध जो है आप किसी न्यायालय में अपील नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। एक और न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय पर्यावरण सेवा की। देखिए, पर्यावरण परिवर्तन के वजह से पर्यावरण को संवारने की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, और अनेक स्टेट्स और जो भी हमारे जो लीडिंग एनजीओज हैं या बड़े बड़े लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि पर्यावरण के लिए एक अलग से डेडिकेटेड सर्विस होनी चाहिए। तो अखिल भारतीय पर्यावरण सेवा की बात करी जा रही है, जैसे आईएएस होता है, आईपीएस होता है, उसी तरह आईएएस इंडियन इन्वायरमेंटल सर्विसेज वगैरह ऐसे कुछ बनाने की बात करी जा रही है। टीएस आर सुब्रमण्यम समिति 2014 में सुझाव दिया था। ठीक है, इससे रिलेटेड अगला है मल्टी एजेंसी सेंटर, एक साझी आतंकवादी रोधी ग्रिड। ठीक है, इसकी स्थापना जो है सितंबर 2001 में कारगिल घुसपैठ के बाद किया गया था। अब कारगिल से रिलेटेड जो है न्यूज़ हमेशा बना रहता है, तो ये मल्टी एजेंसी सेंटर एक साझी आतंकवादी रोधी जो ग्रिड थी ये चर्चा में बनी हुई थी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है।
ठीक है। अगला टॉपिक है, देखिए आप सभी को पता होगा कि 5 जनवरी 2022 को पंजाब के दौरे के दौरान फिरोजपुर शाह जिले के हुसैनी वाला फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री मोदी के सुरक्षा में चूक हो गया था। इसमें एसपीजी एक्ट का उल्लंघन किया हुआ था और इस चूक की जांच के लिए एससी के द्वारा न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। ठीक है, एसपीजी अधिनियम 1988 को इंदिरा गांधी के हत्या के बाद पारित किया गया था। ठीक है, इसमें समीपित सुरक्षा अर्थात जो प्रॉक्सीमेट सिक्योरिटी दी जाती है किसी भी वीआईपी को, चाहे प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो। आपने देखा होगा कि वो जाएंगे तो उनको चारों ओर कॉर्डन एरिया बनाया जाता है, फ्रीज जोन बनाया जाता है, स्टरलाइज जोन बनाया जाता है, कोई उनके अंदर नहीं जा सकता। तो इससे रिलेटेड एसपीजी एक्ट इंदु मल्होत्रा समिति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और प्रॉक्सीमेट सिक्योरिटी में क्या है, क्लोज क्वार्टर्स आता है, रिंग राउंड टीम आता है, आइसोलेशन कॉर्डन आता है, स्टरलाइज जोन वगैरह आता है। ठीक है, ये आपको प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और कभी भी जब आप करंट अफेयर्स पढ़ो ना तो केवल प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। ठीक है, आपको ऐसा लगना चाहिए कि इसका यूज मैं मेंस में कैसे कर सकता हूं। इससे दो फायदा, एक तो आप प्री और मेंस दोनों के लिए दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे हो और दोनों एंगल से आपका प्रिपरेशन हो रहा है, और दूसरा कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये कहीं ना कहीं डाल रहे हो कि मुझे मेंस लिखना है प्री के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एफर्टलेस बनाती हैं, ज़्यादा मेहनत, कम मेहनत में आप ज़्यादा रिजल्ट पाते हो, प्री और मेंस आराम से क्रैक कर लेते हो। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड का भी खेल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सभी को पता होगा। भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि गणतंत्र दिवस समारोह अब 23 जनवरी जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है तो शुरू होगा और 30 जनवरी शहीद दिवस को समाप्त होगा। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1934 में एमएन रॉय के द्वारा की गई थी। गणतंत्र दिवस भारत के संविधान 26 जनवरी 1950 के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, अब मैं ये नॉर्मल तथ्य था, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। आदर्श आचार संहिता, जब भी किसी स्टेट में चुनाव होता है या कोई भी चुनाव होता है तो ये बहुत ज़्यादा ये टॉपिक जो है न्यूज़ में बना हुआ रहता है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए। दलों एवं उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किया गया एक तरीके का ये स्टैंडर्ड है कि इस रूल को आपको फॉलो करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन यह अनुच्छेद 324 के अधीन जो है करता है। इलेक्शन साइलेंस एक शब्द उभर के आता है न्यूज़ में, आपने देखा होगा। क्या होता है इसमें कि मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक बैठकों का आयोजन एवं समारोह, चुनाव प्रचार वगैरह सब बंद कर दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्शन साइलेंस। तो आपने ये देखा कि आदर्श आचार संहिता किस आर्टिकल के द्वारा चुनाव आयोग लगाता है, आर्टिकल 324। उसके बाद इलेक्शन साइलेंस टर्म जाना, और लेकिन इसका आदर्श आचार संहिता का कोई वैधानिक आधार नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक टर्म था, मैंने यहाँ पे जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है ना, तो प्रवासी में कौन कौन से लोग आते हैं? तो प्रवासी भारतीय में एनआरआई आते हैं, पीआईओ आते हैं और ओसीआई आते हैं। इन तीनों का फुल फॉर्म जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है। चुनाव के लिए खर्च सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसी द्वारा 6 जनवरी 2022 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव हेतु उम्मीदवारों की खर्च सीमा 70 लाख से 95 लाख कर दी है, जबकि विधानसभा हेतु 28 लाख से 40 लाख कर दिया है। ध्यान में रखिएगा, यह आरपीए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 77 के अनुसार किया जाता है। चुनाव पूरा होने के 30 दिनों के भीतर जो है खर्च का विवरण इलेक्शन कमीशन के समक्ष पूरा करना होता है, नहीं तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, ये पहला रॉक म्यूजियम हैदराबाद, ये पॉलिटी का नहीं है, मैंने इस पॉलिटी पिक करके फोटो खींचा है तो ये आ गया। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी पूछा था AAO में, जिन्होंने मेरे करंट अफेयर्स सेक्शन मतलब इस सीरीज का लाभ उठाया होगा जो मैं पहले चलाया था। आज जब मई में एग्ज़ाम हुआ था, उन सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला होगा इस एग्ज़ाम में। राष्ट्रीय महिला आयोग 31 जनवरी 2022 को 30वां स्थापना दिवस मनाया गया। थीम क्या थी? शी द चेंज मेकर। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में इसका गठन किया गया। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। कार्यकाल जो है इनका 3 वर्ष का होता है। ठीक है,
अब आते हैं जम्मू कश्मीर हेतु परिसीमन आयोग की मसौदा की सिफारिशें की गई थी और वीडियो के लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जो परिसीमन आयोग का रिकमेंडेशन था वो लागू हो गया। अध्यक्ष इनकी कौन थी? रंजना देसाई। जम्मू एंड कश्मीर के लिए 7 अतिरिक्त विधानसभा सीटों की सिफारिश की गई, जम्मू के लिए 6 और कश्मीर के लिए 1। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार हरेक जनगणना के पश्चात संसद परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है माय डियर फ्रेंड। इसके बाद परिसीमन या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिलिमिटेशन कमीशन। इंग्लिश मीडियम वालों भैया एवं बहनों माफ करना, मैं अब इतना ट्रांसलेट नहीं कर सकता, लेकिन ये छोटी छोटी करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं, आप आराम से, कोई लैंग्वेज तो है नहीं कि कलिष्ठ हिंदी है और आप समझ नहीं सकते हो। इसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होता है और वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोग अभ्यास किए गए थे। और परिसीमन आयोग का जो रिकमेंडेशन होता है उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ये भी आप ध्यान में रखना। लोकपाल ऑनलाइन, ठीक है। भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने 13 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया था। उद्देश्य क्या था? शिकायतों का प्रबंधन। इस पर भारत की सभी नागरिक किसी भी स्थान से किसी भी समय अपनी शिकायतें जो है दर्ज कर सकते हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा, देखिए जो भैया अपना जो बिहार है, जिसे हम पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी बोलते हैं, जो झारखंड जब कंबाइंड था तो बिहार के पास कितना नेचुरल रिसोर्सेज थे, और इसके बावजूद भी ये बिहार आपका जो भी पूर्वी स्टेट हैं लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दे आर वेरी डिप्राइव्ड। although they have plenty of natural resources but they are deprived, इसीलिए इनको कहा जाता है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। ठीक है, अभी हिंदी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो देखिए, तो हमारा जो राज्य है बिहार के द्वारा हमेशा नीतीश कुमार जी कहते हैं, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब, कि भैया हमें विशेष राज्य का दर्जा दे दो। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? थोड़ा सा इकोनॉमिकल सपोर्ट ज़्यादा मिलता है और टैक्सेज वगैरह में छूट मिल जाती है, रिबेट मिल जाता है, इसीलिए। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा किसको दिया जाता है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें केंद्र द्वारा विशेष सहायता दिया जाता है, जो कि मैंने बता दिया। संविधान में लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये मत सोचिएगा कि संविधान में कहीं लिखा गया है इसीलिए नीतीश कुमार जी मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु 1969 में 5वें वित्त आयोग के द्वारा जो है इसी के रिकमेंडेशन पे ऐसी व्यवस्था की गई थी। एनडीसी द्वारा अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा विशेष राज्यों की विशेषताएं तय की गई हैं कि किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। एक तो पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र हो जिसमें कम जनसंख्या घनत्व और बड़ी जनजातीय आबादी हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ सामरिक स्थिति हो, आर्थिक एवं ढांचागत पिछड़ापन हो, राज्य वित्त की अव्यवहार प्रकृति हो, ऑल्सो नोन एज गाडगिल फॉर्मूला। ये गाडगिल फॉर्मूला पे बेस्ड था, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हैं, जो भी राज्य इसको फुलफिल करते हैं उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। पेसा एक्ट 1996, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। इसमें हुआ क्या, देखिए 18 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में इसके प्रावधानों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। उद्घाटन केंद्रीय जनजातीय मंत्री और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो पेशा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा जो है एग्जाम में पूछता है वेरियस स्टेट पीसीएस और आईएएस के एग्जाम में। माय डियर फ्रेंड, भारत का 72वां संविधान दिवस 26 नवंबर 2021 को मनाया गया। क्यों मनाया जाता है? इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, ठीक है, मतलब अपनाया गया था, इसे लागू नहीं किया गया था। लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, समझे। आगे बढ़ते हैं। पहले इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। 19 नवंबर 2015 को अधिसूचना जारी करी गई, तब से इसे संविधान दिवस मनाया जाता, मतलब संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। माय डियर फ्रेंड, दल बदल विरोधी कानून। पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष विमान बनर्जी द्वारा दल बदल से जुड़े मामले में लोग कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एससी में ये गए थे, ठीक है। तो ये कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। दल बदल विरोध कानून जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान की 10वीं अनुसूची जो है इसमें शामिल की गई थी। अभी जो
महाराष्ट्र में सिचुएशन उभर के आया था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे चल के, ठीक है। ईसी के द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन की प्रक्रिया इज आल्सो रिलेटेड विद बिहार, तो इसे ध्यान में रखिएगा। 5 अक्टूबर 2021 को लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर छाप दिया गया और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपतिनाथ पारस को सिलाई मशीन दिया गया माय डियर फ्रेंड, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन जो है संशोधन आदेश 1968 ईसी को राजनीतिक दलों को मान्यता और चुनाव चिन्ह को आवंटित करने का अधिकार देता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनएचआरसी का स्थापना दिवस 12 अक्टूबर 2021 को 28वां स्थापना दिवस मनाया गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें भाग लिया। एनएचआरसी की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1973 के द्वारा 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। एनएचआरसी एक अध्यक्ष 4 पूर्णकालिक सदस्य होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अच्छा, इसका अध्यक्ष पहले एक विशेष स्पेसिफिक व्यक्ति बनता था जो कि सर्वोच्चम न्यायालय का अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश था, लेकिन अब इसे नॉर्मलाइज कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश रिटायर्ड जो है इसका अध्यक्ष बन सकता है। कानूनों को निरस्त करने की शक्ति, देखिए कानूनों को जैसे लागू करने की शक्ति संसद के पास है, उसी तरीके से निरस्त करने की भी शक्ति प्राप्त है। ये क्यों चर्चा में है आपको पता होगा। 29 नवंबर 2021 को शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही जो भी विवादित कृषि कानून थे उनको रद्द कर दिया गया। अनुच्छेद 245 संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है। कानून को अध्यादेश अथवा कानून बनाकर निरस्त किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। कौन कौन से कानून थे? कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर कृषक सशक्तिकरण संरक्षण समझौता अधिनियम 2020, अनावश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये 3 कानून थे जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा बॉन्डर मचा हुआ था देश में कई महीनों तक। उसके बाद इसको निरस्त कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा हेतु समिति गठित। शामिल सदस्य कौन है? पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, वीके मल्होत्रा, भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल, ठीक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका गठन किया गया था। एमपी लैड योजना न्यूज में है, ध्यान में रखिएगा। तो ये 23 दिसंबर 1993 को इसे शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए जब कोविड की सिचुएशन आया ना, तो उस समय क्रंच ऑफ मनी हो गया, मनी क्रंच हो गया, तो पैसा नहीं दिया जा रहा था, तो इसको जो है 1-2 सालों के लिए रोक दिया गया, इस पर स्टॉप लगा दिया गया। फिर इसे बहाल कर दिया गया। पहले अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रति सांसद को प्रति वर्ष जो है 5 करोड़ रुपया खर्च करने वाली विकास परियोजनाओं की सिफारिश कर सकते थे, ठीक है। और कितना करते थे, कितना बनाते थे, आप सबको पता होगा। 2021-22 के लिए इसे निलंबित कर दिया गया और पुनः इसे अब इम्प्लीमेंटेशन इसका पुनः किया जा रहा है, लेकिन अब 2 करोड़ रुपए तक ही इसकी कैपिंग करी गई है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण हेतु 103वां संविधान संशोधन 2019 में लाया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। यह अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में समाविष्ट किया गया। अगला टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय में जो है 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। सीजेआई एन.वी. रमन्ना ने 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। इसमें 3 महिला न्यायाधीश भी हैं। अब महिला न्यायाधीश कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। हिमा कोहली, वीवी नागरत्ना, वेला मधुर्या त्रिपाठी, ये 3 महिला न्यायाधीश हैं। नाम पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा माय डियर फ्रेंड। अब न्यायाधीशों की संख्या जो है 33 हो गई है। स्वीकृत कितने हैं? 34, मतलब जो जितना मैक्सिमम है उससे 1 कम है। अभय श्रीनिवास, ओका विक्रमनाथ, जितेंद्र कुमार महेश्वरी, सीटी रवि कुमार और सीवी रवि कुमार और MM सुंदरेश और PS नरसिम्हा जो हैं मेल न्यायाधीश हैं। PS नरसिम्हा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, आप ध्यान रखना। सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट में जो है नियुक्त होने वाले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पहले ऐसे व्यक्ति हैं जब 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था हुई थी। उसके बाद कॉलेजियम व्यवस्था का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फास्टर क्या है? फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स
कैदियों से रिलेटेड ये इनिशिएटिव है, ध्यान में रखिएगा। संसद सदस्यों का सदन से निलंबन, राज्यसभा में नियम 255 के तहत इसका निलंबन किया जाता है और लोकसभा में 373। इसमें 255 में कहा जाता है राज्यसभा की बात होती है तो सदस्य का सदन से चले जाना, और 256 ने उसका निलंबन कर दिया जाता है, सदस्य का निलंबन कर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें 374 में निलंबन किया जाता है लोकसभा में, और 374 क में स्वतः निलंबन मतलब हो जाता है उसका, ठीक है। एनसीआरबी की स्थापना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में करी गई थी टंडन समिति की सिफारिश पे, ध्यान में रखिएगा। हमेशा इसके आंकड़े जो है आते रहते हैं और ये न्यूज में बना रहता है। निवारक निरोध अनुच्छेद 22 एक आवश्यक बुराई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा है। देखिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने इसमें समाहित किया है। पुट्टू स्वामी वर्सेस भारत संघ में निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, ध्यान में रखिएगा। पूर्वोत्तर जिला क्षेत्र ये पॉलिटी का नहीं है, ठीक है। त्वरित सुनवाई का अधिकार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 19 जुलाई 2021 को आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता स्टेन स्वामी की मृत्यु पर सुनवाई के दौरान त्वरित सुनवाई एक मौलिक अधिकार है, ऐसा कहा था। करतार सिंह वर्सेज पंजाब राज्य, त्वरित परीक्षण का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आया। किस केस में? करतार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। 97वां संविधान संशोधन और पृथक्करणीयता का सिद्धांत, देखिए 20 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से शामिल सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से जुड़े संविधान के भाग 9 ख के अधिकांश हिस्से को जो है यह रद्द कर दिया। इस संशोधन के तहत 43 ख जोड़ा गया था, ठीक है। टेली लॉ कार्यक्रम, इसमें विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के द्वारा शुरू किया गया था 2017 में। जुलाई 2021 में सहायता लेने वालों की संख्या 9 लाख से ऊपर चली गई। उद्देश्य क्या था? जन सेवा केंद्रों में उपलब्ध डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी सहायता प्रदान करना। ये SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 के अंतर्गत आता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 39A के अनुसार निःशुल्क विधिक सहायता का भी निर्देश है माय डियर फ्रेंड। इससे भी रिलेटेड AAO प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एवं निवारक निरोध, कोविड-19 से संबंधित दवाओं, उपकरणों सहित आवश्यक वस्तु की जमाखोरी, मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी के मामले में NSA के खिलाफ जो है SC में याचिका, इसे IPC में शामिल करने की मांग करी गई थी, ठीक है। कि जो भी ये मतलब ये जो है ना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसमें कोविड-19 से संबंधित जो भी दवाएं थी उनका यदि कोई काला बाजारी वगैरह करता था तो उस पर ये NSA के तहत उस पर क्या किया जाता था? कार्रवाई किया जाता था। लेकिन कुछ लोगों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि इसको NSA नहीं IPC की धारा में जो है शामिल किया जाए, ठीक है। NSA 1980 में लागू किया गया था निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध अनुच्छेद 22 के अंतर्गत आता है। अगर NSA के अंतर्गत किसी को सजा मिलती है तो 12 माह का साक्ष्य मिलने पर और भी बढ़ाया जा सकता है अधिकतम अवधि। रिक्यूजल एक शब्द है जो बार बार आजकल न्यूज में बना हुआ है। इसका मतलब होता है सुनवाई से खुद को अलग करना। देखिए वेस्ट बंगाल का जो हाई कोर्ट है उसके 2 जजों के द्वारा चुनाव पश्चात हिंसा और नारद घोटाला सुनवाई से खुद को अलग कर लिया गया। इसका अर्थ क्या होता है कि देखिए यदि जजों को ऐसा लगता है कि उनका हित जो है इसमें शामिल है या उनके शामिल होने से जो न्याय की विधि है, जो न्याय का कॉन्सेप्ट है, यह पूर्णतः नहीं हो सकता, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो वे चाहें तो उस केस के सुनवाई से अपने आप को अलग कर सकते हैं। इसी को रिक्यूजल बोला जाता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आदर्श पंचायत नागरिक घोषणा पत्र 4 जून 2021 को पंचायती राज मंत्रालय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था के द्वारा जारी किया गया था। 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण हेतु SDGs के साथ यथानिरूपित कार्यों को संरक्षित करते हुए उद्देश्य क्या होता था इसका? लोगों को सेवाएं समयबद्ध तरीके से प्रदान करना, उनकी शिकायतों का निपटान करना और उनके जीवन में सुधार लाना था, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जून 2021 को देश के महान न्यायवादी KK वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया, अब 30 जून 2022 तक रहेगा। यह दूसरी बार हुआ है। क्रमतः इनकी नियुक्ति जो है जुलाई 2017 में हुई थी।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का प्राथमिक वकील भी होता है और नियुक्ति अनुच्छेद 76(1) के अनुसार मंत्रिमंडल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद गठन का मंजूरी। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि वेस्ट बंगाल में पहले विधान परिषद नहीं था। 1952 से 1969 तक था। 1969 में इसे संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया। और आपको ये पता होना चाहिए इससे रिलेटेड स्टडी पोर्शन की विधानसभा की स्थापना अनुच्छेद 169 में जो है परिभाषित है। ठीक है, रेंगमा नागाओं द्वारा स्वायत्त जिला परिषद की मांग करी गई है। रेंगमा नागा जनजाति है, नागालैंड और असम में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सीढ़ी नुमा खेती के विशेषज्ञ होते हैं। इनके फसल उत्सव को नगड़ा बोला जाता है। ठीक है, और सुशील चंद्रा के बारे में देखते हैं। देखिए, भारत के 24वें निर्वाचन आयुक्त इन्होंने सुशील अरोड़ा का स्थान लिया है। कार्यकाल जो है 14 मई 2022 तक रहे। सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है, माफ कीजिएगा। इनकी नियुक्ति आपको पता होना चाहिए कि मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जैसे इसे पद से हटाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद प्रस्ताव अनुच्छेद 87 के अनुसार आता है। धन्यवाद प्रस्ताव, देखिए, राष्ट्रपति चैप्टर ही अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव कंडक्ट हुआ है तो चुनाव के इलेक्टोरल जो बॉडी होती है उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, कौन कौन से नहीं शामिल होते हैं, राष्ट्रपति पे इम्पीचमेंट लाया जाता है तो कौन शामिल होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जो भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में किस तरीके से डिस्क्राइब है, कहाँ तक इसका लिमिटेशन है, कैपिंग है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव आपको पता है हर एक बजट सेशन के बाद, शुरुआत के बाद जो है लाया जाता है। यदि धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे सरकार की एक तरीके से जीत मानी जाती है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो सरकार की हार मानी जाती है और सरकार विखंडित हो जाती है, मतलब गिर जाती है। ठीक है, सेंटिनल ऑन द क्वी वायु, माफ कीजिएगा, अर्थ जो है इसका अर्थ होता है सतर्क संरक्षक। मूल अधिकारों के संबंध में न्यायालय को एक सतर्क संरक्षक की भूमिका दी गई है। ठीक है, तो अगर कोई कहा जाए इसमें से कौन सी बॉडी को सेंटिनल ऑन द क्वी वाइब कहा जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षक आयोग NCPCR, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने NCPCR के नए आदर्श वाक्य भविष्य तो रक्षति रक्षता का शुभारंभ किया गया। नया वाक्य जो है बच्चों की रक्षा करने के लिए प्रेरित करता है और यह बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत जो है इसको गठित किया गया था और यह एक सांविधिक निकाय है। पॉक्सो अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी भी यह करता है, ध्यान में रखिएगा। कोणार्क मंदिर हमने देख लिया। संविधान का अनुच्छेद 80 काउंसिल ऑफ स्टेट से इसकी संरचना से संबंधित है। हुआ क्या था कि चंडीगढ़ ने कहा था कि भैया हमारा इतना प्रेजेंस है, हम इतना इकोनॉमिक योगदान देते हैं इंडिया के GDP में, तो हमारा भी मेंबर जो है राज्यसभा में होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड ये था, तो मैंने आपको बता दिया। जम्मू कश्मीर में नया परिसीमन लागू हो गया 20 मई 2022 को। सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। परिसीमन आयोग भारत का एक उच्चाधिकार, इसके आदेशों को कानूनी शक्ति प्राप्त है और इसे किसी भी न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दी जा सकती। 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक 10 जून 2022 को संपन्न। इससे रिलेटेड जो भी अभी हाल ही में बिहार में भी चुनाव संपन्न हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। नीचे कमेंट करके बताओ कि बिहार में राज्यसभा मेंबर्स की सीटें कितनी हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में ये जो महाराष्ट्र में है 19 सीटें हैं, हरियाणा में 5, राजस्थान का 10 और कर्नाटक का 12। ये याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, चौथी अनुसूची में राज्यों और यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी अर्थात जो संघ राज क्षेत्र होते हैं जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान करती है। अनुच्छेद 83(1) जो है यह बताता है कि हर एक साल 1/3 सदस्य जो है हर एक दूसरे वर्ष के बाद जो है राज्यसभा से सेवानिवृत्त होते हैं और सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। ठीक है, एक यह अस्थायी सदन है, ये कभी विखंडित नहीं होती। नोट कि होलोहन बनाम जाचिल्लुवाद, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि होलोहन बनाम जाचिल्लुवाद 1992। इसमें हुआ क्या था कि जैसे हमने पढ़ा था ना कि दल विरोधी कानून का 52nd अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में लाया गया था। इस
बाद में जो है 5 जजों की पीठ ने इसमें अमेंडमेंट किया था और इसको जो है दल बदल कानून को नए सिरे से परिभाषित किया गया था इसको। और हाल ही में ध्यान में रखिएगा कि महाराष्ट्र में जो उठापतक हुआ है, शिंदे जी जो नए सीएम बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं महाराष्ट्र का, उसको लेके जो है यह चर्चा में बना हुआ था। भारतीय नागरिकता का त्याग, आपने देखा होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट आया कि बहुत सारे लोग जो है भारत के नागरिकता का त्याग कर रहे हैं। तो भारत के नागरिकता का त्याग कितने तरीके से हो सकता है ये आपको पता होना चाहिए। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत 3 तरीकों से निर्धारित किए गए हैं। एक त्याग जिसे रिनंसिएशन बोला जाता है, समापन जिसे टर्मिनेशन बोला जाता है, और वंचन जिसे डिप्राइवेशन बोला जाता है। ठीक है, या तो खुद से त्याग कर दो या नागरिकता समाप्त हो जाती है, या उससे वंचित कर दिया जाए कि फलाना व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाता है। तो इन 3 तरीकों से कोई व्यक्ति नागरिकता छोड़ सकता है। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। 25 जुलाई 2022 को शपथ दिलवाया गया था इनको। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? मुख्य न्यायाधीश। दूसरी महिला राष्ट्रपति नीचे कमेंट करके बताओ पहली कौन थी और उनका क्रम क्या था। 21 जुलाई 2022 को निर्वाचित घोषित की गई थी। इनका जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज ओडिशा में हुआ था। कब पहली बार बीजेपी से ये सदस्य बनी, क्या बनी, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नए संसद भवन शीर्ष पर जो है राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया गया और उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। यह 4.43 मीटर चौड़ाई कांस्य मूर्ति है। सुनील देवरे और लक्ष्मण व्यास के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये थे पूरे 1 से 1.5 साल के पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। द लेसन ऑफ दिस लेसन ये है, इस लेसन का लेसन ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी ना कोई भी करेंट अफेयर्स पढ़ो, चाहे वो पॉलिटी, इकोनॉमिक हो या आर्ट एंड कल्चर हो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, उससे रिलेटेड अगर कोई स्टैटिक पोर्शन है तो आप उसको ज़रूर देखो। क्योंकि हर एक जो भी आयोग होते हैं ना, उनके पास इतना समय नहीं रहता है उनके रिसर्चर के पास कि आप बैठ के बुक खोलें और पूरा लक्ष्मीकांत से या किसी बुक से आपको क्वेश्चन पूछें। ठीक है, वे जो करंट अफेयर्स में बने होते हैं उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन उठा के डालते हैं। तो उसका कहने का मतलब कि करंट अफेयर्स में आपको करंट अफेयर्स फैक्चुअल भी पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन भी पता होना चाहिए, अर्थात फैक्ट्स के साथ साथ थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच करके जो है आप बहुत ही प्रिसाइजली प्रिपरेशन कर सकते हो। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।